क्लास 10 के बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान में हमने पहला टॉपिक पढ़ा था अलैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन के बारे में विस्तार से हमने समझा दिया है कि कितने प्रकार के होते हैं। अब हमको बात करना है क्या, लैंगिक जनन के बारे में। क्या बात करना है? लैंगिक जनन के बारे में। लैंगिक जनन को इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस टॉपिक में हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं। लैंगिक जनन का अर्थ होता है लैंगिक अंगों द्वारा जनन करना, अर्थात सीधी सी इसकी परिभाषा होती है कि वह जनन जिसमें दो जीवों या उनके कोशिकांगों द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति करना। यानी कि लैंगिक जनन वह जनन है जिसमें दो जीवों की आवश्यकता होती है, लैंगिक जनन कहलाता है। बात समझ में आई? सीधा से कहना है कि लैंगिक जनन में दो जीवों की आवश्यकता होती है। परिभाषा में लिखेंगे कि वह जनन जिसमें दो जीव भाग लेते हैं लैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन के बारे में बात करेंगे तो लैंगिक जनन जंतुओं में अलग प्रकार से होता है और पादपों में अलग प्रकार से होता है। तो हम बात करेंगे, देखिए सबसे पहला होता है पादप, यानी हम कह सकते हैं पादपों में पढ़ना है कौन से? पुष्पीय पादप पढ़ना है। कौन से पादप पढ़ना है? पुष्पीय पादप। तो हमारी हेडिंग हो जाएगी पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ध्यान से समझिएगा, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का मतलब ये होता है कि वे पादप, पादप मतलब समझते हैं क्या होता है? पादप मतलब पेड़ पौधे। वे पादप जिनमें पुष्प खिलते हैं। क्या होता है? पुष्प खिलते हैं, पुष्प निकलते हैं, पुष्प उगते हैं, उन्हें कहते हैं पुष्पीय पादप। और उन पौधों में यानी कि पुष्पीय पादपों में हमको क्या करना है? लैंगिक जनन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? लैंगिक जनन, यानी कि दो जीव उसमें मिलेंगे। तो सबसे पहले हमको समझना है कि पुष्पीय पादपों में उनका लैंगिक अंग क्या है। जैसे जंतुओं में लैंगिक अंग क्या होता है? वृषण होता है। समझ रहे हैं? वृषण मतलब जो जंतु होते हैं उनमें लैंगिक अंग क्या होता है? वृषण होता है। समझ में आ रहा है? और अंडाशय होता है। वैसे ही जो पेड़ पौधे होते हैं, जैसे जो पौधा है, ये पौधा है, अगर इसमें बात करेंगे हम लोग कि इसका लैंगिक अंग क्या है, लैंगिक अंग क्या है, तो आप बात करेंगे कि लैंगिक अंग इसमें जो होता है, लैंगिक अंग पुष्प होता है। क्या होता है? पुष्प होता है। पुष्प को उसका क्या कहते हैं? लैंगिक अंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? लैंगिक अंग है ये पुष्प। जैसे इसमें पुष्प, कोई पुष्प है तो उसका मुख्य लैंगिक अंग होता है। इसमें अगर किसी पुष्प में बात करेंगे, पुष्प में क्या क्या होता है, तो किसी पुष्प में मुख्यतः 4 भाग होते हैं। तो समझिए, सबसे पहले जो पुष्प होता है, पुष्प को ही कहते हैं लैंगिक अंग। क्या बोलते हैं? लैंगिक अंग, यानी जनन करने वाले अंग को ही कहते हैं लैंगिक अंग। अभी हमने अलैंगिक अंग में बात किया था, जैसे उसके जड़ द्वारा जनन होगा। किसके द्वारा? जड़ द्वारा जनन होगा तो अलैंगिक जनन। कौन सा? अलैंगिक जनन। ठीक है। अगर उसके तने द्वारा जनन होगा तो भी क्या हो जाएगा? अलैंगिक जनन। अगर उसके पत्ती द्वारा जनन होगा तो क्या कहलाएगा? अलैंगिक जनन। अगर उसके पुष्प द्वारा जनन होगा तो क्या कहलाएगा? लैंगिक जनन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लैंगिक जनन। हम लोग पढ़ रहे हैं लैंगिक जनन। तो अब हम लैंगिक जनन पढ़ने के लिए हमको पुष्प के बारे में विस्तार से पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? भाई पुष्प जब पढ़ेंगे, पुष्प में कौन कौन से भाग होते हैं, तभी तो जान पाएंगे कैसे जनन करता है। बिना भागों के अध्ययन से बिना भाग के अध्ययन से हम जान नहीं पाएंगे कैसे जनन करता है। ठीक है। तो सबसे पहले लैंगिक जनन में हम अध्ययन करेंगे पुष्प का। किसका अध्ययन करेंगे? पुष्प का। तो चलिए पुष्प के बारे में आगे बढ़ते हैं। पुष्प जो होता है, पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। पुष्प की संरचना अगर परीक्षा में आता है, पुष्प की संरचना बनाइए
तो आपको कहना है कि पुष्प के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। पुष्प के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। मुख्यतः 4 भाग होते हैं। 4 भाग होते हैं। 4 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है क्या? बाह्य दलपुंज। क्या होता है? बाह्य दलपुंज। समझ में आ रहा है? दूसरा होता है दलपुंज। क्या होता है? दलपुंज होता है। तीसरा क्या होता है? जायांग। क्या होता है? जायांग या स्त्री केसर। जायांग या स्त्री केसर, ये हो गया आपका। और चौथा क्या है? उमंग। क्या होता है? उमंग या पुंकेसर। समझ आ रहा है? उमंग या पुंकेसर। तो क्या हो गया? पुष्प की संरचना में पुष्प के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। कौन कौन सा? बाह्य दलपुंज, दलपुंज, जायांग या स्त्री केसर, उमंग या पुंकेसर। अब इस चारों संरचना को हम लोग पुष्प के भीतर देखेंगे, पुष्प को बना करके समझेंगे उसमें वो चीजें कहाँ कहाँ होती हैं। तो सबसे पहले हमको बनाना है यहाँ पर, ये हो गया सबसे मुख्य भाग आपका जायांग का। ये जायांग हो गया। इसका आकार बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। और उसके बाद से ये संरचना बना देते हैं। ये एक पूर्ण पुष्प की संरचना बन चुकी है। अब ध्यान से समझेंगे इसमें कौन कौन सा भाग होता है। सबसे पहले हम पहले भाग के बारे में बात करेंगे, बाह्य दलपुंज। किसके बारे में? बाह्य दलपुंज के बारे में समझिएगा। तो जो ये वाला हिस्सा होता है, देखिए ये सभी पौधों में हरे रंग का होता है। कैसा होता है? हरे रंग का होता है। और ये पुष्प को ढके रहता है। देखो इसको, इन चारों भागों के बारे में सबसे पहले समझा देते। देखिए बाह्य दलपुंज जो होता है ये कली अवस्था में, किस अवस्था में? कली अवस्था में पुष्प को ढकने का काम करता है। क्या करता है? पुष्प को ढकने का काम करता है। कौन काम करता है? बाह्य दलपुंज। समझ में आ रहा है? दूसरा दलपुंज, तो ये जो होता है दलपुंज जो होता है ये क्या होता है? परागण में मदद करता है। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले ये जो जाएगा इसे कहेंगे पुष्पवृंत। क्या बोलेंगे? पुष्पवृंत है ये। पुष्पवृंत मतलब डंठल होती है, पुष्प मतलब पुष्प की डंठल। समझ में आ रहा है? अगला देखिए ये जो दिख रहा है हरे रंग का जो होता है इसे हम कहते हैं बाह्य दलपुंज। क्या बोलेंगे? बाह्य दलपुंज बोलेंगे। समझ में आ रहा है? ये जो होता है इसे कहते हैं दलपुंज। क्या बोलते हैं? दलपुंज। दूसरा सबसे बाहरी भाग हो गया दलपुंज। समझ में आ रहा है? और ये तीसरा देखिए ये जो दिख रहा है इसको कहते हैं क्या? पुमंग बोलते। क्या बोलते हैं? पुमंग बोलते हैं। या इसकी एक इकाई को कहते हैं पुंकेसर। क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। समझ में आ रहा है? पुंकेसर कहते हैं। अगला देखिए, अगला महत्वपूर्ण भाग है जायांग। क्या है? जायांग है, या इसकी कहते हैं, इसकी इकाई क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्री केसर। समझ में आ गया? तो जो ये आपको 4 भाग दिख रहे हैं, अब ध्यान समझिएगा। 4 भाग में ये जो 2 हैं ये सहायक अंग है। कैसे हैं? सहायक अंग है। और ये जो मुख्य है आपका, ये जो 2 दिख रहे हैं इसको कहते हैं मुख्य अंग। क्या कहते हैं? मुख्य अंग है। ये आपके मुख्य अंग है। क्या है? मुख्य अंग। 2 सहायक अंग हो गए और 2 क्या हो गए? मुख्य अंग हो गए। यही मुख्यतः जनन में भाग लेते हैं। समझ में आ रहा है? जनन में यही भाग लेते हैं। कौन कौन सा? पुंकेसर, यानी कि मेल वाला भाग जो होता है ये है, और फीमेल वाला भाग जो होता है आपका ये है स्त्री केसर। स्त्री से समझ में आ रहा होगा फीमेल वाला, और पुरुष से पुंकेसर से समझ में आ रहा होगा आपका मेल वाला। समझ में आ रहा ना? तो ये हो गया मेल वाला भाग, ये हो गया फीमेल वाला भाग। 2 भाग हो गया ना? अभी हमने परिभाषा में समझा था कि लैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें 2 जीवों या उनकी कोशिकाओं भाग लेती हैं, है ना? ये तो परिभाषा में हो गया तुम्हारा कि लैंगिक जनन वह जनन है जिसमें 2 जीव भाग लेते हैं। डॉक्टर ने कह दिया था। समझ में आ रहा है?
तो वही उसमें दो भाग हो गए, कौन कौन से? पुंकेसर और स्त्री केसर। अगर पुष्प की संरचना पूछेगा तो आपको इतना बना देना है, हो गया। सबसे बाहर है आपका पुष्पवृंत। पुष्पवृंत मतलब इसकी जो है डंठल होती है, ठीक है। और ये हो गया आपका, ये हो गया इसका बाह्य दलपुंज, ठीक है। इसको इधर लिख दिए, इसको इधर ही लिख देते हैं, ये वाला हिस्सा इसको कहते हैं दलपुंज। क्या कहते हैं? दलपुंज कहते हैं। ये दोनों है, ये दोनों जो है सहायक है, और ये दोनों जो है क्या है? मुख्य है। ये दोनों सहायक हो गए, ये दोनों क्या हो गई? मुख्य हो गई। बात समझ में आ रहा ना? तो ये दोनों सहायता करते हैं, ये दोनों मेन जनन करते हैं। समझ में आ रहा ना? जैसे आप समझते होगे, जैसे दूल्हे की बारात जाती है तो मेन कौन होता है? दूल्हा और दुल्हन होती है, बाकी तो घराती और बाराती होते हैं। तो यही घराती और बाराती हैं जो इन्हें मदद करते हैं, उनके शादी विवाह नहीं होता है, वो आकर्षित करते हैं, मदद करते हैं। बाकी मिलन जो होता है इन्हीं दोनों का होता है, स्त्री केसर और पुंकेसर का। समझ में आया? दुल्हन और दूल्हे का क्लियर हो गया? तो इन्हीं के बारे में, तो ये हो गई पुष्प की संरचना। इतना आपको बात समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे इसमें कि जो ये पुमंग या पुंकेसर, जायांग या स्त्री केसर है, इनमें क्या ऐसी संरचना होती है जो आपस में मिलते हैं, वास्तव में आपस में मिलते हैं और बीज का निर्माण करते हैं। बीज समझ रहे हो? सीड्स, बीज। बीज बनेगा तभी तो उससे एक नया पौधा उगेगा। तो वही हमको बनाना है। इसके अंदर प्रत्येक फूल खिलता होगा, जैसे इसमें ठंडी का मौसम है तो सरसों के फूल खिले होंगे, उसके अंदर जब फूल खिल करके झड़ जाएगा तो उसके अंदर छोटे 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 गोल गोल बीज निकलेंगे। वही बीज बोने पर हमको एक नया पौधा मिलता है ना? उगता है कि नहीं उगता है? तो वो जो प्रक्रिया हो रही है, बीज बनने की प्रक्रिया हो रही है, वही बीज बनने की प्रक्रिया इन दोनों में संपन्न होती है, मुख्य अंगों में संपन्न होती है। समझ में आ रहा है? तो इन्हीं दोनों मुख्य अंगों में संपन्न होती है। इन्हीं के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पुष्प की संरचना। इसे बना लीजिए आप, पहले बना लो, बाद में मिटा के बताते हैं।